मैं आजकल यंग गर्ल्स में देख रही हूँ कि एक्ने का बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा पिंपल्स आ जाना, कि क्यों हो रहा है और इसकी क्या रेमेडीज़ हो सकती हैं। पूरा एनालिसिस किया तो टीनेजर में और यंग गर्ल्स में जो पिंपल्स का जो मेन रीज़न है, सबसे पहले जेनेटिक कहता है कि स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री होता है। पीसीओडी का केस डे बाय डे बढ़ रहा है। हाई सुगरी डाइट ज़्यादा लेती है। अभी जो डे बाय डे मेकअप का वो बोलता है कि यूज़ ज़्यादा हो, इसमें लिखा होना चाहिए नॉन कॉमेडोजेनिक मेकअप। लोग क्या करें, मेकअप करते फिर 3-4 घंटा, कभी कभी तो रात को वो निकालते और नेट सो जाते हैं। ब्लैक और वाइट हेड में फ़र्क क्या होता है? ब्लैक मीन्स ऑक्सीडाइज होता है, वो जो सिबम जो होता है ना, वो ब्लैक हेड। स्पेशली गर्ल्स को लगता है कि हमारा जो है हेयर क्लीन हो जाए, वैक्सिंग की झंझट से सब बचना चाहते हैं, तो काफ़ी लेज़र ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं फॉर हेयर रिमूवल। तो क्या ये सही है कि अपने हमारे स्किन को एडवर्स अफेक्ट तो नहीं करते? पहले जब शुरू में आया था, सलमान खान ने शुरू में जो पूरे बॉडी का जो हेयर रिमूवल 20 लाख में किया था, तो इतना खर्च अभी कोई ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। जो लेज़र मशीन है, 3rd जनरेशन लेज़र है, वो एक ही जगह पे उसने बार बार लेज़र दे दिया तो स्किन जल जाती है। जिसको सेंसिटिविटी है उसको हो सके अवॉइड करना। स्किन की स्ट्रेंथ और मसल की स्ट्रेंथ दोनों एक जैसी होती है और मसल स्ट्रॉन्ग होता जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है खास बात सिमरन के साथ के इस नए और बहुत ही एक्साइटिंग एपिसोड में। दोस्तों, आप सबका प्यार तो बहुत मिल रहा है और मैं देख पा रही हूँ कि आप हमारे सारे एपिसोड्स कितने सराह रहे हैं, क्योंकि हमारी इस खास बात सिमरन के साथ मैं लेके ही ऐसी खास बातें आती हूँ जो आपकी ज़िंदगी ज़रूर से बदल रही है। दोस्तों, आज के इस टाइम में हम सब अपनी ब्यूटी को लेके, अपनी हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस हैं। मेरी महिलाएं दोस्तें ही नहीं, मेरे सारे मेल फ्रेंड्स भी इस बात को मानते होंगे, क्योंकि एवरीवन इज कॉन्शियस अबाउट देयर स्किन। और अगर आज मैं आपको ये बताऊं कि मेरे बीच में ऐसी एक विख्यात डॉक्टर हैं जो कि हमें ऐसी ऐसी बातें बताएंगे कि हम अपने घर बैठे ही अपने स्किन को ठीक कर पाएंगे। जी हाँ, हमारे साथ हैं बहुत ही विख्यात डॉक्टर जगदीश सखिया, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। 35 सिटीज़ में ऑलरेडी अपने क्लिनिक को चला रहे हैं, वर्ल्ड वाइड पहुंचने वाले हैं और न जाने कितने कितने लोगों के स्किन को ऑलरेडी शाइन करा चुके हैं। हमारे बीच में है डॉक्टर जगदीश सखिया। अब वक्त नहीं लगाऊंगी, आई नो यू आर एक्साइटेड टू मीट हिम। आइए उनसे बातें करते हैं, कुछ खास बातें और कुछ खास चीज़ें जानते हैं। आपका बहुत स्वागत है डॉक्टर जगदीश। थैंक यू सिमरन जी फॉर काइंड इंट्रोडक्शन। आप से शुरुआत तो मैं इसी बात से करना चाहती हूँ कि डॉक्टर जगदीश, अभी स्किन को लेके हम सब कॉन्शियस हैं। मैं ही क्या, मतलब पूरी दुनिया में एवरीवन इज़ वांटिंग कि मेरा स्किन एकदम ग्लो करे, लेकिन क्योंकि पॉल्यूशन इतनी है, लाइफस्टाइल भी बहुत ख़राब है, तो मैं आजकल यंग गर्ल्स में देख रही हूँ कि एक्ने का बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा पिंपल्स आ जाना, कि क्यों हो रहा है और इसकी क्या रेमेडीज़ हो सकती हैं। सबसे पहले जो 5 कॉमन जो हमने क्योंकि मैंने 5 लाख से ज़्यादा पेशेंट देख चुके हैं, लास्ट 27 ईयर से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमें समझ में आ गया कि ये जो पूरा एनालिसिस किया तो टीनेजर में और यंग गर्ल्स में जो पिंपल्स का जो मेन रीज़न है, सबसे पहले जेनेटिक कहता है कि स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री होता है। तो वो तो हम बदल नहीं सकते कि जेनेटिक होता है, वो हमारे हाथ में नहीं है। दूसरा जो होता है सबसे जो इम्पोर्टेंट, अभी पीसीओडी का केस डे बाय डे बढ़ रहा है। पीसीओडी मीन्स पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज होता है, वो ओबेस में तो होता है। अभी लीन पीसीओडी भी डे बाय डे बढ़ रहा है। पहले हम पतले लोगों में डाउट नहीं करते थे, पर ब्लड टेस्ट करने में वो लीन पीसीओडी भी बाद में आया, तो और इसका अलार्मिंग डे बाय डे बढ़ रहा है। तीसरा जो रीज़न है कि जो खाने पीने का, जो मतलब कि सबसे इम्बेलेंस डाइट जो लड़कियां जो होती है, कभी कभी वेट कम करने के लिए क्रश डाइटिंग करती है, हाई सुगरी डाइट ज़्यादा लेती है, मीन्स इम्बेलेंस डाइट, कंसिस्टेंट डाइट नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है डाइट में, तो वो एक बड़ा सबसे प्रॉब्लम है। फिर चौथा जो है स्ट्रेस होता है। लेडीज़ में समाउ स्ट्रेस का जो टेंडेंसी ज़्यादा रहती है, और स्ट्रेस होता है इतना पर वो लेती इतना, समझ गए ना। तो वो मानो कि एग्ज़ाम होते लड़के बिंदास घूमते हैं, लड़कियाँ स्ट्रेस में रहती है। कोई भी चीज़ होती है, आप लड़कियाँ घर में भी है तो वो ज़्यादा लेती है। स्ट्रेस से भी आपका स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है, स्टीरॉयड हार्मोन रिलीज होता है, ऑयल स्टिमुलेट होता है और पिंपल्स आता है। अब और एक रीज़न हमने देखा है कि मेकअप, अभी जो डे बाय डे मेकअप का वो बोलता है कि यूज़ ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि पार्टियाँ बढ़ रही है, कोई भी ओकेज़न, फेस्टिवल, जो भी सीजनल एक्टिविटी है,
तो मेकअप जो होता है इसमें अगर आपको स्किन को सूट नहीं हुआ है, इसमें लिखा होना चाहिए नॉन कॉमेडोजेनिक मेकअप, यूजुअली वर्ड लिखा होता है। नॉन कॉमेडो मीन्स आपको छिद्रों को पैक नहीं करे। लोग क्या करें, मेकअप करते फिर 3-4 घंटा, कभी कभी तो रात को वो निकालते ओवरनाइट सो जाते हैं। ओवरनाइट। और ये हमारा स्किन का काम है छिद्रों को, वो अंदर कचरा वो कंटिन्यूस बाहर निकालने का। अगर आपने ज़्यादा रखा तो वो फिर, वैसे हमें कॉन्स्टिपेशन होता है, ये स्किन का कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। तो सीबम और स्वेट अंदर कलेक्ट होता है, फिर बॉडी इसको रखना ही नहीं, पर बॉडी इसको पस में कन्वर्ट कर देता है और ब्रेकआउट होता है। तो एक वन ऑफ द रीज़न है कि रॉन्ग कॉस्मेटिक सिलेक्शन, रॉन्ग सिलेक्शन करने के बाद भी प्रोलॉन्ग पीरियड इसको यूज़ करना, वो भी वन ऑफ द रीज़न है ब्रेकआउट का। तो सबसे जो होता है स्ट्रेस, इम्प्रॉपर डाइट, इम्बैलेंस डाइट होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस बोलते हैं। और इसके अलावा जो हमने जो काफ़ी जो देखा है ना, कि वो नींद कम होने से भी हार्मोन्स में डिस्टर्बेंस आता है। कभी कभी क्या लेट नाइट तक जागना, बराबर, यूवी रेस से भी होता है, वो मोबाइल ब्लू स्क्रीन से भी एक्ने होता है। अभी वो स्टडी से प्रोन हो गया कि यूवी रेज जो होता है ना, वो सेनाइल एक्ने, बूढ़े में जो बुढ़ापा में जो पिंपल्स होता है, तो वैसा ही वो एडल्ट में भी यूवी रेज, जो हमारा जो ब्लैक और वाइट हेड में फ़र्क क्या होता है, ब्लैक मीन्स ऑक्सीडाइज होता है, वो जो सिबम जो होता है ना वो ब्लैक हेड्स, और जिसका मुख बंद होता है वो वाइट हेड्स, नीचे रहता है वाइट हेड्स, ऊपर होता है ब्लैक हेड्स। तो यूवी रेस के कांटेक्ट में आता है तो वो एक ऑक्सीडाइज हो जाता है, और छिद्र जो आपका होता है वो कोलेप्स कर देता है, और अंदर का जो कोलेजन इलास्टिक फाइबर जो होता है वो डैमेज कर देता है। तो हमारी ऑयल ग्लैंड की रचना ऐसी होती है कि ऑयल ग्लैंड का वो बड़ा होता है। अगर कोई भी जब ऑक्लूजन आ जाएगा तो जो वाइट मटेरियल जो होता है सीबम बोलते हैं, अगर नहीं निकल सकता तो मीन्स ये पिंपल्स है। पर इसको सिंपल भाषा में पिंपल्स क्या है कि कलेक्शन ऑफ सीबम कॉल्ड पिंपल्स। इसके ऊपर इन्फ्लामेशन, पस बनना, तो फिर पस्चुलर एक्ने जो पस वाला बनता है ना, गांठ वाला बनता है, वही है। तो ये फीमेल में मल्टी फैक्टोरियल है, तो वो डर्मेटोलॉजिस्ट आइडेंटिफाई करेगा इसको किससे प्रॉब्लम है, और पेशेंट को खुद को समझ में आ जाएगा इतना भी चीज़ मुझे किससे हो रहा है। अगर पीसीओडी है तो फिर हमें दिखाना पड़ेगा, हार्मोन डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अगर उसका रॉन्ग कॉस्मेटिक है तो डर्मेटोलॉजिस्ट गाइड करेगी कि भाई आपको ऐसी ऐसी प्रोडक्ट लेना कि इससे आपका आपका फेस वॉश, आपका सनस्क्रीन, आपका नाइट क्रीम, जो भी है आपकी स्किन को सूटेबल ऐसा चूज़ करना चाहिए। नहीं कि सेलिब्रिटी एंडोर्स किया, नहीं कि फिर अपने फ्रेंड ने बताया, मेडिकल स्टोर वाले ने बताया, कि नहीं कि फिर पार्लर वाले ने बताई। स्किन जो है यूनिक होती है, हर एक की अलग अलग होती है। तो आपकी प्रोडक्ट आपकी स्किन को सूट हुए ऐसे करना, और आपका पर्सनल हाइजीन थोड़ा अच्छा रखना, तो इससे पिंपल्स ब्रेकआउट नहीं होते। तो आइडेंटिफाई कैसे करें कि मेरे स्किन के लिए कौन सा प्रोडक्ट ठीक है? जो आपकी स्किन ऑयली रहती, समझ में आएगा कि ऑयली रहती है तो दिन में 2-4 बार मुंह धोने का मन होता है, क्योंकि वो पसंद नहीं आता है, बराबर। ड्राई स्किन होता है उसको मॉइस्चराइजर लगाने का मन होता है, बराबर। तो वो ड्राई स्किन, तो ड्राई स्किन की जो प्रोडक्ट होती है वो थोड़ी अलग होती है। ऑयली स्किन की जो प्रोडक्ट ज़्यादा जो जेल बेस में होती है, जेल बेस में होती है तो चिपचिपाहट नहीं लगे, वरना फिर कोई भी सनस्क्रीन हो, कोई भी क्रीम हो, अच्छा नहीं लगता है। इसे 2-3 दिन लगाए फिर पड़ी रहती है, क्योंकि हमें भी अच्छा लगना चाहिए। तो प्रोडक्ट ऐसी होनी चाहिए कि आपकी स्किन को सूट हो। तो आपकी स्किन टाइप जानना चाहिए कि भाई ऑयली है, ड्राई स्किन है, सीजनल स्किन भी होती है, किसी को समर में ऑयली बन जाती है तो विंटर में ड्राई होती है। किसी की कॉम्बिनेशन स्किन होती है, मानो कि टी जोन है तो ऑयली है, बाकी का स्किन ड्राई रहता है। और किसी की सेंसिटिव स्किन है, एकदम पतली रहती है, थोड़ी धूप में जाए तो लाल हो जाता है। जिसकी पतली स्किन होता है इसको तो प्रोडक्ट बहुत अच्छी तरह से यूज़ करना, फ्रेगरेंस फ्री होना चाहिए, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होना चाहिए, पर कलरिंग एजेंट नहीं होना चाहिए, वो सब ध्यान रखना ताकि स्किन में कोई गड़बड़ ना हो। तो एक बार आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को बता के आपकी जो भी शैम्पू है, कंडीशनर है, हेयर ऑयल है, जो भी एक बार तय कर देना कि भाई मुझे ये चाहिए, तो वो हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट अभी तो क्या एमडी है, 10 साल पढ़े हुए, तो आपकी स्किन के मुताबिक आपको बता देगा, आपको यूज़ करना। बार बार चेंज नहीं करने का प्रोडक्ट हो सके, क्योंकि एक बार सूट हो। हाँ, कभी कभी क्या टेकीफाइलिक्स बोलते हैं कि भाई स्किन हमारी यूज टू हो जाती है, मीन्स फिर फ़ायदा छोड़ देते, तब बदलते का, फिर उसको पसंद नहीं, स्किन को पसंद नहीं, इरिटेशन, जलन बनने को तब चेंज करें। अदरवाइज जो भी प्रोडक्ट है आपको प्रोलॉन्ग पीरियड पे यूज़ करना चाहिए। ओके। अभी आजकल मैं देख रही हूँ कि सबको, स्पेशली गर्ल्स को लगता है कि हमारा जो है हेयर क्लीन हो जाए, वैक्सिंग की झंझट से सब बचना चाहते हैं, तो काफ़ी लेज़र ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं फॉर हेयर रिमूवल। तो क्या ये सही है, ये अपने हमारे स्किन को एडवर्स अफेक्ट तो नहीं करते? क्या लेज़र कराना बिल्कुल सही है बॉडी के लिए? पेशेंट के मन में 3 क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले, ये नुकसान तो नहीं करेगा ना, पहला ये।
ये बहुत महंगा तो नहीं है ना, बराबर, और इससे बाल गए वो वापस नहीं आएंगे ना, ये ट्विन क्वेश्चन है। तो सबसे पहले कि महंगा अभी नहीं है, क्योंकि पहले जब शुरू में आया था सलमान खान ने शुरू में जो पूरे बॉडी का जो हेयर रिमूवल 20 लाख में किया था, अभी आप 1 लाख में फुल बॉडी हेयर रिमूवल आराम से करवा सकते हो, और छोटा पार्ट तो 2-3 हज़ार में करवा सकते हो। तो इतना खर्च अभी कोई ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। अंडर आर्म 5,000-10,000 में आप परमानेंट निकाल सकते हो, कोई कभी नहीं आता। तो खर्च कम हो गया। दूसरा सेफ्टी, अभी जो लेज़र मशीन है 3rd जनरेशन लेज़र है, कोई तो 4th जनरेशन आ गया है। तो इसमें इंडियन स्किन के मुताबिक बनाया है, इसमें ट्रिपल वेवलेंथ, डबल वेवलेंथ, क्वाड्री वेवलेंथ। तो वो मोशन इन टेक्नोलॉजी के स्लो और लो पावर से करता है ताकि स्किन जले नहीं, तो कोई बर्न्स नहीं होता है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। एक तो सस्ता हो गया, इफ़ेक्टिव हो गया, गड़बड़ नहीं हुआ है। और सबसे ये कि जो नॉन हार्मोनल एरिया होता है, मानो कि अंडर आर्म्स, बिकिनी है, लेग है, वहाँ परमानेंट जाता है, वहाँ कभी नहीं आता है। रिकरेंस कहाँ होता है, जो हार्मोनल एरिया बोलते हैं ना, चीन चिक होता है हार्मोनल एरिया बोलते हैं, अपर आर्म बोलते हैं ये हार्मोनल एरिया, बैक होता है हार्मोनल एरिया, चेस्ट लाइन जो होती है वो हार्मोनल एरिया। वहाँ अगर किसी को पीसीओडी है तो वहाँ नया बाल आता है, परंतु लेज़र से जो गया है वो परमानेंट गया। और हमारी सख्या स्किन क्लिनिक में हमने 135 लेज़र रखा है, वो सब एफडी अप्रूव्ड। तो लेज़र मशीन भी एफडी अप्रूव्ड होना चाहिए ताकि सेफ्टी का ध्यान रखें। एफडी अप्रूव्ड होता है, सेफ्टी मीन्स आप एफडी अप्रूव्ड आँख बंद करके लेज़र करवा सकते हो, इसमें कोई गड़बड़ होने का चांस नहीं है। 3 जगह पे गड़बड़ हो सकती है। एक रॉन्ग पेशेंट सिलेक्शन, पेशेंट एकदम काला है, एकदम डार्क स्किन को लेज़र नहीं हो सकता। एकदम पतला बाल होता तो भी लेज़र से नहीं जाता, बराबर। एक तो रॉन्ग सिलेक्शन। दूसरा रॉन्ग पैरामीटर, जो लेज़र टेक्नीशियन ने पैरामीटर ही गड़बड़ किया कि भाई उसको पतला बाल है और उसने सिलेक्ट किया थिक बाल वाला पैरामीटर, तो भी फ़ायदा नहीं होता है, बराबर। और तीसरा रॉन्ग टेक्निक, वो एक ही जगह पे उसने बार बार लेज़र दे दिया तो स्किन जल जाती है। तो अभी ये प्रॉब्लम, क्योंकि ट्रेनिंग, इंटेंस ट्रेनिंग से अभी तीनों चीज़ नहीं होता है, क्योंकि मशीन भी अच्छा आ गया, पैरामीटर भी मशीन ऑटोमेटिक सेंसर कर लेता है, अगर आपने रॉन्ग पैरामीटर वो मशीन ही बंद हो जाएगा। और तीसरा कि टेक्नीशियन को इतनी इंटेंस ट्रेनिंग मिलती है कि वो भी गड़बड़ नहीं करता। तो लेज़र हेयर रिमूवल सेफ है, एक्सेप्ट आपको अगर पीसीओडी है तो आपको हार्मोनल दवाई साथ में रखने के बाद ही लेज़र हेयर रिमूवल करना चाहिए। अदरवाइज़ आपका जो नॉन हार्मोनल एरिया है, अंडर आर्म्स, बिकिनी, हैंड और लेग, वो जगह पे कोई प्रॉब्लम है, आप आराम से विदाउट एनी ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, और इसका 95% से ज़्यादा रिजल्ट है। ओके, ये तो आपने बहुत सही बात बताई। और क्योंकि काफ़ी लोग इस चीज़ में ही पड़े रहते हैं कि लेज़र करवाएं कि ना करवाएं। अब हेयर रिमूवल की बात तो आई, जो हमने कॉन्शियसली रिमूव करे, ये जो हेयर फॉल हो रहा है उसका क्या किया जाए? वो काफ़ी हमारे फ्रेंड बोलते हैं कि आपको तो बहुत फ़ायदा है, दोनों फ़ायदा है, आप रिमूवल भी करते हैं और आप बाल ला भी देते हैं, ट्रांसप्लांट भी करते हैं और नॉन सर्जिकल भी ट्रीटमेंट करते हैं। ये तो एक अभी हेयर फॉल सीरियस प्रॉब्लम हो गया। अभी हमारी 30% ओपीडी हेयर फॉल की है। हेयर फॉल हम देखा लास्ट 5 साल 10 साल में हेयर फॉल का प्रॉब्लम बहुत बढ़ गया है। फिर हमारी डर्मेटोलॉजी एसोसिएशन IDVL, फिर इसमें स्टडी पब्लिश होता है, तो रीज़न ये काफ़ी जानने मिला कि ये जैसे एक्ने का रीज़न है वही रीज़न यहाँ एप्लीकेबल है, क्योंकि बाल जो होता है इसको बोलते हैं पाइलोसिबेसिस एपरेटस, मीन्स हेयर और सिबेसियस ग्लैंड दोनों जुड़ी है, एक साथ जुड़ी रहती है, बराबर। इसीलिए जहाँ फेस और आपका बाल में सबसे ज़्यादा ऑयल रहता है, बराबर। जैसे जैसे आप पाम सोल में यहाँ ऑयल नहीं रहता, क्योंकि यहाँ ऑयल ग्लैंड ही नहीं होती है, क्योंकि यहाँ बाल नहीं है, समझे। तो जहाँ जहाँ बाल होता है वही ऑयल ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव रहती है। तो जो रीज़न से आपका एक्ने, वही रीज़न से आपका हेयर फॉल भी है। तो इम्बैलेंस डाइट, सबसे पहले तो बायोटिन रिच प्रोटीन जो होना चाहिए, एक ओमेगा फैटी एसिड होना चाहिए जो बाल के लिए, इसमें काफ़ी प्रोटीन एमिनो एसिड होता है, वो बहुत ज़रूरी है। और आप तो समझो कि वेज नॉन वेज में, वेजिटेरियन में सबसे कम जो पुअर डाइट रहता है वो प्रोटीन का रहता है। तो बैलेंस डाइट अगर नहीं गया, और दूसरा है कि क्रश डाइटिंग अभी बहुत कर रहे हैं। क्रश डाइटिंग मीन्स शॉर्ट टाइम में काफ़ी वेट लूज होता है, तो इससे हमारा फैट चला जाता है 10 kg, तो वो फैट सोल्यूबल विटामिन भी साथ में जाता है। हमारे बॉडी में 2 टाइप का विटामिन होता है, वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल तो डेली वो चेंज होता रहता है, मीन्स वो डायनेमिक रहता है। फैट सोल्यूबल वो फैट में स्टोर रहता है। जब भी बेरियाट्रिक सर्जरी, जब भी कोई क्रश डाइट, आप देखो इसका बाल सबसे पहले जाता है। 5 चीज़ से बाल कॉमन जाता है। एक डेंगू, कोई बड़ी बीमारी होती है,
कोई टाइफाइड होता है, हेवी कोई टीबी होता है, वो बीमारी ठीक होने के 1.5-2 महीने के बाद बाल बहुत जाते हैं। प्रेगनेंसी के बाद बहुत बाल जाते हैं, उसको बोलते हैं टेलोजन इफ्यूम। मीन्स कोई भी हादसा हुआ इसके 1.5 से 2 महीने के बाद फॉलिंग होता है। कीमो के बाद देखो पूरा बाल चला जाता है, 1-2 साइकिल चलेंगे, क्योंकि जो बाल जो टेम्परेरी फेज में होता है वो गिर जाते हैं। प्रेगनेंसी के बाद ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बाल बहुत बढ़ता है, अच्छा घने बनते हैं। जैसे डिलीवरी हुई वो सब बाल एक साथ निकल जाते हैं, बराबर। तो बीमारी की वजह से कोई फिजिकल के चेंजेस, कोई स्ट्रेस, घर में कोई मानो बड़ा हादसा हुआ, कोई डाइवोर्स हुआ, काफ़ी ऐसा कि स्ट्रेसफुल कंडीशन है, इसमें भी बाल बहुत जाता है। फिर अभी देखो जिम में जो जाते हैं ना, एनाबॉलिक स्टेरॉयड ज़्यादा लेते हैं, पाउडर जो आता है ना, इसमें स्टेरॉयड इंड्यूस हेयर फॉल होता है, स्टेरॉयड इंड्यूस पिंपल्स होता है, स्टेरॉयड इंड्यूस हेयर फॉल भी होता है, क्योंकि वो हार्मोन्स का जो इम्बेलेंस कर देता है, बराबर। एंड्रोजेनिक जो एक्सेस जो होता है, और जो पीसीओडी में दो आता है कि एंड्रोजन एक्सेस जो चेंजेस आता है वो थोड़ा डिफरेंट रहता है। तो एक ये होगा। इसके अलावा जो होता है कि भाई रॉन्ग कॉस्मेटिक प्रोसीजर जो होता है, स्काल्पिंग, काफ़ी पार्लर प्रोसीजर को टू फ्रीक्वेंट कराते हैं, मानो कि स्ट्रेटनिंग होता है, ये सब केमिकल प्रोसीजर होते हैं ना। एनीथिंग एक्सेस पॉइजन, अगर ज़्यादा किया तो आपका बाल इतना स्ट्रॉन्ग अभी नहीं है कि वो गिर जाएगा। तो और हर्ष जो काफ़ी लोग घर पे बैठे बैठे हमने देखा यूट्यूब वीडियो में, और काफ़ी पेशेंट की मम्मी पेशेंट का वीडियो लेके आती है कि ये पूरे दिन ऐसे ही करती रहती है, वो स्टाइलिंग, हॉट आयरिंग, काफ़ी ऐसी प्रोसीजर होता है कि बाल के स्ट्रक्चर को डैमेज कर। और अभी हेयर डाई भी कितने आ गई कि 35 के बाद अभी हेयर डाई कॉमन हो गए। तो हेयर डाई में भी आपको एक पीपीडी फ्री जो होना चाहिए, एमोनिया फ्री तो आता ही आता है, पैराफिनल डाई एमएन फ्री, जिसको सेंसिटिविटी है उसको हो सके अवॉइड करना। इसी के क्रोनिक इन्फ्लामेशन, स्काल्प में एक टाइप का सूजन रहता है, इससे हेयर फॉल होता है। और अभी लास्ट बट नॉट लिस्ट जो होता है, डैंड्रफ से भी बाल बहुत गिरता है। डैंड्रफ अभी बच्चों में ऑयल ग्लैंड स्टिमुलेट होती है तो साथ में डैंड्रफ भी बन जाता है। तो डैंड्रफ से स्काल्प में इन्फ्लामेशन होता है। डैंड्रफ से 3 नुकसान होता है, बाल वाइट भी जल्दी होते हैं, बाल गिरते भी है, और तीसरा के बाल की क्वालिटी ऑल्टर हो जाती है, बाल एकदम ड्राई, लस्टरलेस, फ्रीजी ऐसा लगता है। तो अगर डैंड्रफ से आपने सही ठीक किया टाइम टू टाइम, तो ऑटोमेटिक आपका ये स्काल्प कंडीशन ठीक हो जाता है। तो होम केयर में क्या कर सकते हैं, क्योंकि हेयर फॉलिंग हर एक डर्मेट के पास नहीं जा सकते, क्योंकि बोला कि 17,000 डर्मेटोलॉजी है 140 करोड़ की पॉपुलेशन में, तो 80,000 के बीच में एक ही डर्मेटोलॉजी, तो 80,000 पेशेंट को ध्यान नहीं रख पाएंगे। तो हम सिंपल ट्रिक ये बताएंगे। सबसे पहले तो आपको डाइट में प्रोटीन बढ़ाओ, ओमेगा फैटी एसिड वाला जो है वो बढ़ाओ, नट्स होते हैं, कलरिंग फ्रूट होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होता है, और स्प्राउट होता है, वो आपको रेगुलर अलग अलग चीज़ में आपको वो बढ़ाना चाहिए। और आपको तुरंत फ़ायदा नहीं मिलेगा, 1-2 महीना आप देखो, आपको खुद पता चलेगा। फिर इसकी सप्लीमेंट भी आती है, बायोटीन है, एमिनो एसिड, उसका पाउडर भी आता है, कोलेजन पाउडर, वेज और नॉन वेज दोनों सॉस में होता है, प्लांट बेस्ड भी होता है, वीगन भी आता है, और नॉन वेज में मेनली फिश ऑयल से बनता है। तो इससे भी हेयर में और स्किन में दोनों में फ़ायदा होता है। एक वो सप्लीमेंट हो। दूसरा हुआ कि भाई अगर आपके बाल में अगर इन्फ्लामेशन नहीं है, तो ये मिनोक्सिडिल करके एक ड्रॉप्स आता है, इसमें 2% 5% है, डिपेंड, फीमेल में 2% देते हैं, मेल में 5% है। मिनोक्सिडिल की भी इमीडिएट इफेक्ट नहीं, इसकी भी 1.5-2 महीने के बाद इफेक्ट आती है। और शुरू में तो 10-20% ज़्यादा गिरा देते हैं। जो वीक बाल होते हैं उसको गिरा देते हैं, पर 4-6 वीक के बाद रिग्रो होता है। तो मिनोक्सिडिल एक यूज़ कर सकते हैं। इसमें काफ़ी पेप्टाइड्स भी आता है। पेप्टाइड होता है ना, पेप्टाइड इज वन टाइप ऑफ ग्रोथ फैक्टर, को जो फॉलिकल जो वीक हो गए उसको स्टिमुलेट करने के लिए पेप्टाइड्स आता है। काफ़ी रिडेंसिल करके 3-4 अलग अलग पेप्टाइड्स आता है कि जो स्किन हेयर में स्टिमुलेशन देता है। ये ओवर द काउंटर मिलता है, इसमें कोई प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती है। परंतु एक वक्त आपको जब समझ में नहीं आता कि मुझे क्यों जा रहा तब बताना, अदरवाइज़ ये सिंपल रेमेडी फूड सप्लीमेंट में बायोटिन ओवर द काउंटर टेबलेट मिलती है, काफ़ी ब्रांड की मिलती है, वो फार्मा ब्रांड की लेना, ताकि इसमें अकाउंटेबिलिटी रहती है। फार्मा में क्या रिस्पॉन्सिबल रहता है गवर्नमेंट को, कुछ भी गड़बड़ किया तो सीधा बंद हो जाए फैक्ट्री। तो ओवर द काउंटर में फिर अननोन कंपनी से ज़्यादा नहीं लेना कि जिसमें आपको पता नहीं। तो सप्लीमेंट मेनली चाहिए। आपका डैंड्रफ है तो डैंड्रफ का एंटी डैंड्रफ शैम्पू आपको यूज़ करना चाहिए। भाई इसमें काफ़ी कीटोकोनोजल आता है, 3-4 ब्रांड आती है, इससे आप, ताकि आपकी स्काल्प में इन्फ्लामेशन थोड़ा कम रहे। सप्लीमेंट और आपका जो हेयर ऑयल है तो आपको अकॉर्डिंगली आपको हेयर यूज करना चाहिए।
नहीं कि अगर आपकी स्किन इन्फ्लाम है और आपने ऑयल यूज़ किया तो और क्लोग बंद हो जाएगा। तो कोई भी मन चाहे ऑयल नहीं डालने का। तो ऐसा बेसिक करने से अभी जो होम केयर में एक रोलर आता है और हेयर ग्रोथ फैक्टर की क्रीम आता है। तो काफ़ी कंपनी की बनाते हैं, एक दो कंपनी सिप्ला है जो भी हेयर ग्रोथ फैक्टर आपको लगा के फिर वीकली आप डर्मा रोलर से करेंगे तो आपका हेयर फॉलिंग बंद हो जाएगा। परंतु ये आपको 4 से 6 वीक करना है। अगर इससे फ़ायदा नहीं हुआ तो फिर डर्मेट को बताना ज़रूरी है। तो वो फिर रूट कॉज आइडेंटिफाई करेंगे किससे जा रहा है। ओके ओके। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि कैसे हमें अपनी हेयर केयर का ध्यान तो डेफिनेटली डैंड्रफ का, क्योंकि उससे मैंने देखा है कि काफ़ी हेयर लॉस हो रहा है। और आजकल डैंड्रफ बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, डैंड्रफ का बेसिक रूट कॉज क्या होता होगा? डेंड्रफ होता है ऑयली, डेंड्रफ होता है एक फंगस ओवरग्रोथ होना। फंगस हमारे बॉडी में सब जगह पे होती है। जब इसके नंबर बढ़ जाता है तब वो सिम्टम क्रिएट करता है। तो जब ऑयली स्काल रहता है तो इसके ऊपर जो फंगल, इसको बोलते हैं पिटेरियम फर करके एक फंगस आती है, वहाँ ग्रो हो जाती है। तो फिर वो ज़्यादा स्किन शेडिंग करती है, स्किन ज़्यादा डेड स्किन निकलती रहती है। सोराइसिस से वो अलग है। सोराइसिस में पेची होता है और उसका सिल्वरी स्केल होता है। ये डैंड्रफ में एकदम ऑयली होता है, स्टिकी रहता है। और उसका 1-1.5 साल मेहनत करना पड़ेगा। कोई महीना 1.5 महीना मेहनत करके छोड़ देते तुरंत फ़ायदा नहीं होता है। इसका पूरा एनवायरनमेंट बदलना पड़ता है। और कभी कभी अगर ठीक नहीं है तो इसके ओरल एंटी फंगल कैप्सूल भी आती है, 2-3 महीने खानी पड़ती है, तब जाता है। इजीली नहीं जाता, परंतु माइल्ड केस में शैम्पू से, और इसका लिक्विड आता है कीटेकोनोजल स्टे-ऑन लोशन है, रात को लगा के सुबह शैम्पू से धो देना। ऐसे हफ्ते में 2 बार करना। ऐसा 1 साल करेगा तो ये डेंड्रफ निकल जाएगा। और 1-2 महीने में अगर उसने छोड़ दिया तो ये वापस आएगा। एनवायरनमेंट बदलने में टाइम लगता है। हम जैसे याद रखते हैं वैसे सब जगह पे मेमोरी सेल होता है, मेमोरी सेल निकलने में थोड़ा समय लगता है। ऑलराइट। सो डॉक्टर साहब, आजकल वही बात है कि सबको खूबसूरत दिखना है, और काफ़ी लोग अपनी प्लास्टिक सर्जरी भी कराने के लिए रेडी हो जाते हैं कि शायद मेरी नोज़ की शेप ठीक नहीं है, या मेरे लिप्स बहुत पतले हैं तो मैं लिप फिलर्स करा लूँ। तो क्या ये सब ठीक है, प्लास्टिक सर्जरी कराना ठीक है? क्योंकि जो हमें प्रभु ने ऑलरेडी दिया है, हम उससे खुश नहीं हो रहे, हम अलग से कुछ सर्जरी कराना चाहते हैं, तो वो कितनी सक्सेसफुल होती है, कितनी तरह की सर्जरी है, वो भी आप बताएं हमें। एनीथिंग एक्सेस पॉइजन, माइकल जैक्सन ने आई थिंक वो बनाया कि 20 से ज़्यादा नोज सर्जरी किया था, बराबर। और उसने वाइटनिंग ट्रीटमेंट इतनी की है कि पूरा विटिलिगो शरीर में हो गया, तो भी वो एडवाइजेबल नहीं। एनीथिंग जो हमारा काम होता है प्लास्टिक सर्जन, डर्मेटो सर्जन का काम, जो नॉर्मल है वो नहीं है तो उसको रिस्टोर करने के लिए जो सर्जरी किया जाता है उसको बोलते हैं डर्मेटो सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी। परंतु जो नॉर्मल है इसमें आपको गड़बड़ करके ज़्यादा कम नीचे, अगर नोज़ आपका एकदम नॉर्मल है पर आप बोले कि मुझे नोज़ लंबा चाहिए तो वो एब नॉर्मल है, वो नहीं करें। पर आपका नॉर्मल शेप में मानो कि एट्रोफी कमी है तो आप ऐड कर सकते हैं। लिप आपका बड़ा है तो और बड़ा करने चाहिए तो वो एब नॉर्मल है। लिप आपका एकदम पतला लाइन है जो आसपास के 5 लोगों को कंपेयर करने के समझ में कि आपका पतला है तो वो कर सकते हैं। पहले तो कुछ टेक्निक थी नहीं, अभी आई है। वैसे आप आईफोन 10 यूज़ करते थे पहले, अभी 15 यूज़ करते हैं तो 10, अभी तो 10 कोई तो भी आप यूज़ नहीं करेंगे। तो सेम है, तो लिप पहले भी अच्छा ही था पर अभी टेक्नोलॉजी आई है और डर्मेटोलॉजिस्ट इसमें अभी एक्सपर्ट हो गई है। शुरू में लर्निंग फेज काफ़ी हुआ, अभी सब स्टेबल हो गया है। बोटॉक्स है, फिलर है, थ्रेड लिफ्ट है, हाईफूट टेक्नोलॉजी है और आरएफ है। ये 5 चीज़ होती है वो स्किन टाइटनिंग और लिफ्टिंग में यूज़ होती है। और प्लास्टिक सर्जरी जो होती है जहाँ ये मैंने 5 बोला है, नॉन सर्जिकल है, इसमें कोई डाउन टाइम नहीं। मीन्स आपको कल सोशल फंक्शन में जाना है तो जा सके। थ्रेड में थ्रेड अंदर धागा डाल के उसको लिप करते हैं, उसको थ्रेड लिप बोलते हैं। कॉप थ्रेड और डेफिनेस थ्रेड और पॉलीलैक्टिक एसिड थ्रेड आता है। फिलर में भी 2 टाइप का फिलर आता है। हाइड्रेटिंग फिलर में सिर्फ ग्लो लाता है, हाइड्रेशन लाता है और स्किन को हेल्दी बनाता है। और एक एक्चुअल फिलर होता है कि जो जगह पे गैप होता है, आई सर्कल गैप होता है, बारों के किसी को यहाँ लिफ्टिंग करना है, जो लाइन क्रिएट, अभी जो लाइन क्रिएट बहुत आते हैं लोग, 5-5, 6-6 सीसी पूरी जो लाइन बनाते हैं। क्योंकि 30 एज के बाद ये जो लाइन जाती ही जाती है, चाहे कितना भी जिम करो कितना भी करो, ये जो लाइन थोड़ी तो डिटोरिएट होती ही रहती। तो ज्वेलाइन के लिए हाइफू और आरएफ है, इसमें कोई इंजेक्शन नहीं आता है, वो मशीन से होता है। पर वो थोड़ी स्लो प्रक्रिया है। फिलर में आपके इंस्टेंट दिखते हैं, बोटॉक्स में आप 4-5 दिन के बाद सीधा इफेक्ट है। पर हाइफू है
किसी को एलर्जी है इंजेक्शन की, किसी को फोबिया है कि मुझे इंजेक्शन लेना ही नहीं है, तो इसके लिए बेस्ट है आईफू और आरएफ और माइक्रो नीडलिंग आरएफ। इससे आपकी स्किन विदाउट एनी इंजेक्शन, विदाउट एनी डाउन टाइम अच्छी रहती है। पर इसको आपको डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी ज़्यादा यूज मीन्स महीने 2 महीने में एक बार, आईफू है तो 6 महीने में एक बार, साल में एक बार करो तो भी आपका काम हो जाएगा। प्लास्टिक सर्जरी में होता है वन टाइम ही होते हैं, मानो कि राइनोप्लास्टी एक बार, ब्लेफरोप्लास्टी मीन्स आई किसी को आँख के नीचे बड़ा बड़ा वो बैग बनता है, तो आई बैग जो रिमूव करते हैं इसको बोलते हैं ब्लेफरोप्लास्टी। नोज सेव करते हैं इसको बोलते हैं राइनोप्लास्टी। जिसको बड़ा होता है इसको शॉर्ट कर सकते हैं, जिसको शार्प करना है, किसी को ऐसा सेडल शेप होता है तो उसको भर सकते हैं। फिर काफ़ी फेस लिफ्टिंग सर्जरी आती है, नेक लिफ्टिंग सर्जरी आती है, लाइपोसक्शन आता है, टमी टक आता है। किसी को फीमेल काफ़ी हमारे पास इसको एक्सेसरी ब्रेस्ट होता है साइड में, तो एक्सेसरी ब्रेस्ट तो वो हम सर्जरी से निकाल सकते हैं। किसी को वेट रिडक्शन करने के बाद हाथ में ऐसे फैट ऐसे रहती है तो वो हम सर्जरी वेजर लाइपोसक्शन बोलते हैं, इससे हम आराम से निकाल सकते हैं। इसके बाद थाई का भी फैट, किसी को पूरी बॉडी पतली है पर थाई से बाहर निकलते हैं तो जीन्स में कभी कभी अजीब लगता है, तो वो लाइपोसक्शन वन टाइम में वो आप निकाल सकते हैं। और फिर हेयर ट्रांसप्लांट आता है। इसके बाद सफ़ेद दाग में जो सर्जरी वाइट स्पॉट होता है तो हम सर्जरी से वाइट स्पॉट निकाल देते हैं। किसी को टैटू होता है, टैटू मानो कि किसी को मिलिट्री में कोई और स्टेस में जाना है तो लेज़र से 1 साल होता है, तो ये टैटू में हम निकाल के स्किन लगा देते हैं तो 1-1.5 महीने में ये ठीक हो जाता है। तो काफ़ी ऐसी प्लास्टिक सर्जरी है, डर्मेटो सर्जरी के जो रेजिस्टेंट केस है अथवा जहाँ दवाई से, कोई मशीन से, कोई इंजेक्शन से, क्रीम से ठीक नहीं होता है, वहाँ हम सर्जरी यूज़ करते हैं। जी। तो आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत ही सारे चैनल्स पे, अगर आप इंस्टाग्राम खोलो तो काफ़ी ग्लूटाथियोन करके एक कुछ टैबलेट्स हैं या गमीज़ के रूप में हैं या किसी कोलाजन के रूप में भी हैं। ग्लूटाथियोन है क्या एक्चुअली? ग्लूटाथाइन अभी बहुत, क्योंकि हम भी यूज़ करते, पहले मैं भी इसके खिलाफ था कि भाई वाइटनिंग कुदरत ने हमें जो कलर दिया है, परंतु अभी हमने देखा है कि काफ़ी लोगों का, हम 4 लोगों का हम यूज़ करते हैं ग्लूटाथाइन। पहले तो कहाँ यूज़ करते हैं वो बताता हूँ, फिर ग्लूटाथाइन क्या है वो भी बताऊँ। एक जो छोटी उम्र में एकदम गोरे होते हैं, बाद में डार्क हो जाते हैं, तो इसके लिए बेस्ट है क्योंकि ओरिजिनल उसकी फेयर स्किन है। दूसरा जिसका एक्सपोज पार्ट डार्क है और हिडन पार्ट फेयर है, उसके लिए बेस्ट है। तीसरा कि कोई दवाई की साइड इफ़ेक्ट से, कोई बीमारी से स्किन डार्क हो गया तो उसके लिए ये ग्लूटाइन बेस्ट है, वो वापस रिवर्स कर देता है। और चौथा मैट्रिमोनियल पर्पस से, कोई शादी में कोई काली कन्या होती है, काला वर होता है तो फिर वो हमारे पास आता है। हम भी बोलते हैं कि टेम्पररी है, अगर आपको प्रोलॉन्ग पीरियड, ये जितनी भी सेलिब्रिटी है सालों से ले रही है, सालों से ले रही है, ऐसा नहीं कि वो ओवरनाइट वाइट होगी। काफ़ी पेशेंट हमारे पास, हमने 10 इंजेक्शन लिया, अभी कुछ बदलाव नहीं आया, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। अभी ग्लूटाथाइन क्या करेगा वो बताता हूँ। हमारी बॉडी में मेलेनिन है, मेलेनिन में से 2 टाइप, डोपा से मेलेनिन बनता है, जो मेलेनोसाइट जो होता है ना, इंडियन स्किन है, अफ्रीकन स्किन है, यूरोपियन स्किन है, हर एक में नंबर ऑफ मेलेनोसाइट सेम रहता है। ओके। मेलानोसाइट चेंज नहीं, हर 36 कैरेटिनोसाइट से एक मेलानोसाइट, और रेशियो वर्ल्ड वाइड सेम है, चाहे कोई भी रेसिस ले लो। फ़र्क कहाँ पड़ेगा, जो मेलानोसाइट की रेट ऑफ स्पीड मेलानिन बनाने की वो सब में अलग अलग होती है। वो मानो कि अफ्रीकन है तो इसकी स्पीड बहुत होती है, अमेरिकन में स्पीड कम होती है। तो कैंसर में क्या होता है, वो स्पीड बढ़ जाती है, इसीलिए वो कैंसर बनता है। तो अभी ग्लूटाथाइन क्या करेगा, डोपा में से जो मेलेनिन बनता है, तो मेलेनिन 2 टाइप का होता है, फियोमेलेनिन और यू मेलेनिन। हमारी इंडियन स्किन, डार्क स्किन में यू मेलेनिन ज़्यादा होता है और गोरे लोगों में फियोमेलेनिन ज़्यादा होता है। जब 100% फियोमेलेनिन होता है तो 100% यू मेलेनिन होता है, एकदम डार्क होती है। इंडियन स्किन मिक्सिंग है, तो ग्लूटाथाइन क्या करे, वो पाथवे बदल के फियोमेलेनिन की तरफ वो मोड़ देता है। पर वो रिवर्सिबल है, जैसे आपने हेयर में कैसे मिनोक्सिडिल लगाया, जब तक मिनोक्सिडिल लगाया बाल रहेगा, जैसे आपने छोड़ दिया बाल गिर जाएगा। वैसा ही कि आपने जब तक ग्लूटाथाइन लिया तब तक आपकी स्किन फेयर रहेगी, जैसे बंद किया तो वो वापस बैक टू नॉर्मल, वर्स नहीं करेगी पर बैक टू नॉर्मल होगी। अगर उसको फिर कंटिन्यूस मेंटेन करने के लिए इंजेक्शन का कोर्स होता है, वो थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होता है। टेबलेट थोड़ा माइल्ड फॉर्म में होता है, 500 1 ग्राम में, तो और इंजेक्शन 2400 मिलीग्राम में होता है। तो ग्लूटाथाइन खराब नहीं है, पर एनीथिंग एक्सेस पॉइजन। बराबर। वैसे तो ग्लूटाथाइन एक्सीडेंटल प्रोडक्ट है,
जो भी कीमो चलता है ना, कीमो जिसको कैंसर वाले के, इसमें साथ में ग्लूटाथाइन देते थे। वो लीवर प्रोटेक्शन के लिए ग्लूटाथाइन देते थे। बाद में पता चला कि वो भी कीमो वाले पेशेंट तो गोरे हो गए, बराबर। तो समझ में धीरे धीरे आ गया कि ग्लूटाथाइन, वैसे भी मिनोक्सिडिल जो होती है वो हमारे पहले बीपी की गोली थी। अच्छा। तो बीपी वाले को जिसको दिया तो सबके बाल ग्रो होने लगा। ओके। तो फिर मिनोक्सिडिल इसमें टॉपिकल में आ गया। तो ये भी ग्लूटाथाइन है, कीमो वाले कैंसर वाले के पेशेंट को प्रोटेक्शन के लिए देते हैं। तो वैसे वो एंटीऑक्सीडेंट है। ग्लूटाथाइन जिसने लिया तो जो बार बार बीमार होते हैं वो भी बंद हो जाता है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है। उसका काम मेन है एंटीऑक्सीडेंट का। शरीर में जो भी गड़बड़ वाला जो सिग्नेट जो ऑक्सीजन होते हैं उसको साफ करते हैं। परंतु साथ में इनडायरेक्टली वाइटनिंग इफेक्ट है। तो हम वो इफेक्ट लेते हैं, बराबर। तो वो साइड इफेक्ट हम उसमें लेते हैं कि साइड इफेक्ट में वो वाइट होता है। तो साइड इफेक्ट में तो ऑलवेज ज़्यादा डोज चाहिए, हाई डोज। कोई भी चीज़ का साइड इफेक्ट होने के लिए आपको ज़्यादा डोज चाहिए, समझिए। तो ग्लूटाथाइन वैसे सेफ है अगर डर्मेटोलॉजिस्ट का ऑब्जर्वेशन में लिया और इसका जो क्या बोलते हैं कि जो डोज में लेना चाहिए वो डोज में लिया तो आप सालों तक ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 10 इंजेक्शन शुरू में वीकली, देन 1 मंथ आप मेंटेन कर सकते हो। इसमें गमी, एफरवेंट और टेबलेट 3 आते। एफरवेंट मीन्स सोडा, जैसा आपने टेबलेट में सोडा बन जाएगा, आपने पी लिया। एक सबलिंगुअल ड्रॉप पे आता है, भाई ड्रॉप सुबह शाम 5-5 10-10 ड्रॉप जीभ के नीचे। इसका गट का एब्जॉर्प्शन थोड़ा पुअर है ग्लूटाथाइन, इसीलिए इंजेक्शन देना पड़ता है। आपने मानो 100 मिलीग्राम 1000 मिलीग्राम लिया, एब्जॉर्प्शन 5 लोग हम हैं तो पाँचों का अलग अलग रहता है। जिसका एब्जॉर्प्शन अच्छा है इसका टेबलेट से, गमी से और ये सॉल्यूशन से फ़ायदा रहता है। पर जिसका एब्जॉर्प्शन पुअर रहता है पर इसको इंजेक्शन लंबे समय लेना पड़ता है। पर 1 मंथ B12 हम कैसे लेते हो, B12 टेबलेट चाहे कितना भी वेजिटेरियन कितना भी इंजेक्शन 25-30 ले ले, फिर इसने 6 महीना नहीं लिया तो B12 वापस कम हो जाएगा, तो वापस सेम ग्लूटाथाइन है। ओके ओके। सो डॉक्टर साहब, अब एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, वो है एंटी एजिंग। कोई भी अब एजिंग करना ही नहीं चाहता, तो ये एंटी एजिंग टेक्निक्स और किस तरह से आप, कौन से ट्रीटमेंट्स हैं एंटी एजिंग, या आप हमेशा ही जवान लगे? जैसे एंटी एजिंग में क्या, हमारा जो स्किन फेस में स्ट्रक्चर होता है, सबसे नीचे बोन होता है, इसके ऊपर मसल होता है, इसके ऊपर चर्बी होता है, इसके ऊपर डर्मिस, और लास्ट में जो हम देखते हैं उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। तो 25-30 के बाद सबसे पहले बोन रिजोप होता है, बोन श्रिंक होता है। आप देखो पूरी बिल्डिंग जब तोड़नी होती है ना तो कंस्ट्रक्शन वाले उस पिलर तोड़ देते हैं तो बिल्डिंग अपने आप नीचे आ जाती है। जब डिमोलिशन करना है तो पिलर को, तो बोन हमारा पिलर होता है और ये नेचुरली 25-30 के बाद थोड़ा रिजर्व होता है। वो रिजर्व होता है इसीलिए फेड पेड शिफ्ट होता है, फेड पेड शिफ्ट होता है इसीलिए मसल का जो मूवमेंट होता है वो थोड़ा ऑल्टर होता है। कि हम स्माइल करते थे क्रॉस फिट दिखते हैं, ये ग्लेबुलर लाइन दिखती है, फोरहेड लाइन दिखता है, बराबर। हम स्माइल करते तो किसी को यहाँ फोल्ड बनता है, तो ये क्या अभी मसल प्रोमिनेंट हो गया, स्किन वीक हो गई। अप टू 30 ईयर एज स्किन की स्ट्रेंथ और मसल की स्ट्रेंथ दोनों एक जैसी होती है। 30 साल के बाद हर 10 साल स्किन की स्ट्रेंथ कम होती है और मसल हम रिपीटेडली यूज़ करते हैं, मसल बढ़ते हैं। क्योंकि स्किन को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, यूवी रेज को प्रोटेक्ट करना, आप जितना क्रीम लगाते हो, पॉल्यूशन, काफ़ी चीज़ होता है, स्किन फिर थक जाती है, एज के साथ वो डिटेरिएट होती है और पतली हो जाती है और मसल स्ट्रॉन्ग होता जाता है। तो मसल स्ट्रॉन्ग करने, अगर उसको मिनिमाइज करने के लिए, इसको क्या बोलते हैं कि काउंटर एक्ट करने के लिए बोटॉक्स आता है, तो वो मसल पे काम करता है। तो वो पूरे फेस में नहीं दे सकते। बोटॉक्स का काम है क्रॉस फिट, फोरहेड लाइन और ये जो गुस्से की लाइन होती है ना, फ्राउन लाइन। और किसी का मैसेटर, करीना कपूर का मैसेटर कितना बड़ा था, तो यहाँ मैसेटर, यहाँ जिसको ये प्रोमिनेंट, यहाँ इंजेक्शन देने से मसल अंदर चला जाए। तो स्लिम फेस करने के लिए बोटॉक्स यूज़ होता है। फिर किसी का नेक लाइन होता है, इसको बोलते हैं नेफर्टिटी लाइन है, यहाँ नेक लाइन बनती है ना, एकदम कोट जैसा बन जाता है, बराबर। मेन जो वेट लिफ्टिंग करते हैं वो लोगों को ज़्यादा नेक में, तो वहाँ बोटॉक्स आता है। इसके अलावा हाथ पग में ज़्यादा पसीना होता है, अंडर आर्म में पसीना होता है, वहाँ भी बोटॉक्स आता है। किसी को ब्लेफरोप्लाज्म होता है कि आँख की मूवमेंट सतत ऐसे रहते हैं, इसको बोलते हैं ब्लेफरोप्लाज्म, इसमें बोटॉक्स आता है। तो बोटॉक्स होता है वो मसल में काम करता है और फिलर जो काम करता है वो स्किन में काम करता है, पर वो लिफ्टिंग के लिए, नेज़ोलिबल, ये फिर हमारे इंडियन स्किन में डार्क सर्कल में मेन होलोनेस ज़्यादा होता है। अगर होलोनेस आपने करेक्ट कर दिया तो ऑटोमेटिक डार्क सर्कल चला जाता है। और जो लाइन क्रिएशन के लिए किसी को चीन अंडर डेवलप होता है, तो चीन जितना चीन, आप देखो जो भी सेलिब्रिटी है इसकी चीन अच्छी होती है क्योंकि वो चीन में ज़्यादा मार देते हैं। मिड फेस तो उसका अच्छा ही रहता है, पर जो एज के साथ यहाँ ज़्यादा गड़बड़ होता है।
जेंट्स को भी लोअर जो होता है ना, सबसे ज़्यादा एज के साथ डिटेरियोरेट होता है। तो एंटी एजिंग में एक इंजेक्टेबल जो आता है, इसमें बोटॉक्स, फिलर और थर्ड जो थ्रेड अंदर इंजेक्शन डाल के उसको यहाँ लिफ्ट कर देते हैं। वो दिखते नहीं है और डाउन टाइम भी नहीं है और पेन भी नहीं है। अभी थ्रेड में साथ में हाइलोरिक एसिड भी आ गया है, ताकि एंटी एजिंग भी काम करता है, ग्लो भी साथ में आता है। अभी नॉन सर्जिकल मैंने बताया कि रेडियो फ्रीक्वेंसी और हाईफू, हाई इंटेंस फोकल अल्ट्रासाउंड। हाईफू ट्रीटमेंट से ये डबल चीन जो होता है, ये लिफ्टिंग होता है, जो लाइन होता है। इसके अलावा एब्डोमेन में भी काम लगता है, स्ट्रेच मार्क में भी काम लगता है। और कोई भी डिफ़िकल्ट फैट है, लोकलाइज फैट है, वो रिमूव के लिए हाईफू रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज़ होता है। और बाकी तो हमारे में इतनी सारी प्रोसीजर आ गई है, मेडिफेशियल आ गया, एक्सोसोम आ गया, स्टेम सेल आ गया। हेयर फॉल के लिए भी जो 7 डिफरेंट टाइप की ट्रीटमेंट आ गई। सबसे पहले मेसोथेरापी की विटामिन का इंजेक्शन, फिर पीआरपी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, फिर जीएफसी ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट, फिर आया एक्सोसोम। अभी एक्सोसोम मीन्स वो आरएनए होता है, स्टेम सेल है, फैट हम अंदर डालते हैं, नैनो फैट ट्रांसफर, फिर बोटॉक्स स्काल्प में दे सकते हैं हेयर फॉल के लिए। इसके अलावा थ्रेड इंजेक्शन अंदर डालने से आपका हेयर फॉलिंग रुक जाएगा और आपको जो स्काल्प जो श्रिंक हो गया है वापस आपको रिजनरेट कर सकते हैं। तो फेस में भी डिफरेंट प्रोसीजर है, यहाँ भी डिफरेंट प्रोसीजर। तो अभी कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि आप ठीक नहीं कर सकते। एक आपको बजट देखना चाहिए, ट्रीटिंग डॉक्टर की स्किल भी देखना चाहिए कि उसने सही से ये कर रहे कि नहीं रहे, और इसका साइड इफ़ेक्ट के बारे में डिस्कशन करना चाहिए कि इससे ये हो सकता है। कोई साइड इफ़ेक्ट टेम्पररी होती है, ब्रूसिस होता है, रेडनेस होता है, फिर वो चला जाता है। परमानेंट साइड इफ़ेक्ट इसमें किसी के नहीं है, क्योंकि वो बार बार देना पड़ता है। अगर परमानेंट रहता है तो हमें दूसरी बार देने की ज़रूरत ही नहीं है ना। इफेक्ट ही लॉन्ग लास्टिंग नहीं है तो साइड इफ़ेक्ट कहाँ लॉन्ग लास्टिंग करेगी। बहुत ही खूब। और आज इतनी सारी एस्पेक्ट्स पे आज हमने बात करी है। आई थिंक हमारे को बहुत चीज़ें से मालूम ही नहीं होती, और आपके द्वारा मैं जानती हूँ कि आज सारे हमारे व्यूअर्स को काफ़ी कुछ पता चल गया होगा एंड कितना इम्पॉर्टेंट है अपनी स्किन हेल्थ का ध्यान रखना। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, शायद हम इस एपिसोड में पूरी नहीं कर पाएँ, लेकिन मैं ये ज़रूर सोचती हूँ कि हम फिर एक एपिसोड लेके आएंगे, टोटली स्किन पे ही बात करेंगे, क्योंकि स्किन इज़ वास्ट। और आपने पहले भी बताया कि एक नहीं 5,000 तरीके की स्किन डिजीज़ रहती हैं। तो ये तो जस्टिफाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो हम आगे भी करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जगदीश, आपके यहाँ आए और आपने इतनी सारी चीज़ें हमें बताई है। दर्शकों, इस खास बात में, क्योंकि इस एपिसोड का ही नाम है खास बात सिमरन के साथ, तो जो ये खास बातें आपको पता चली हैं, अपनी ज़िंदगी में आजमाइए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपनी स्किन का ध्यान रखिए, और वो जो छोटे छोटे टिप्स हमें आज मिले हैं उन्हें आप ज़रूर आजमाइएगा। अगेन आपका थैंक यू है डॉक्टर जगदीश। तब तक के लिए मैं आपको बाय कहती हूँ। फिर से याद कराती हूँ कि मैं आऊँगी एक बहुत ही बेहतरीन गेस्ट के साथ। देखते रहिए खास बात सिमरन के साथ।